हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमा गोयल, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आज हम उसका पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या क्या इसमें हम कर चुके हैं। पार्ट वन में हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कितने टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स किया। अक्रेंस ऑफ माइक्रोब्स, हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स हमारे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और किस किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम इन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोब जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। मैंने ये पार्ट वन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इसका सारा टोटल वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट वन अभी तक नहीं देखा या उसको स्टडी नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा ये पार्ट वन का वीडियो जरूर देखें, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो फिर इसको फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, और तुम भी फुल एनर्जी के साथ मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जब तुम करोगे इसको लाइक और सब्सक्राइब, हम हो जाएंगे मोटिवेट, और तुम्हें बहुत अच्छे से फिर मैं वो चैप्टर और भी अच्छे से कराने की कोशिश करूंगी, और इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताऊंगी। चलो फिर स्टार्ट करें पार्ट टू। व्हाट इज सीवेज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये सीवेज है क्या। सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा। इट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ओके, सीवेज क्या होता है। अगर मैं सीवेज की बात करूं कि सीवेज है क्या, सीवेज एक कलेक्टिव टर्म है। भाई सीवेज क्या है, सीवेज एक कलेक्टिव टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी सीवेज क्या है, सीवर का पानी ही तो है। भाई वो पानी, वो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है, हॉस्पिटल में से निकलता है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो वेस्ट वाटर जो है वही तो है सीवेज, सीवर का पानी। बेसिकली सीवर का पानी, हमारे घरों में कितना पानी यूज करते हैं हम, नहाने के लिए पानी यूज कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में। भाई पानी है तो हम है ना, अगर वाटर ही नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए वाटर तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। पर वो वाटर जो वेस्ट में जा रहा है उसको क्या कहेंगे, सीवर का पानी, ठीक है, वही तो है सीवेज। सीवेज, अब इसमें अगर मैं मेजर कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें हमारा आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या आता है बच्चों, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, ये इसमें मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, सीवेज। इट कंटेन, अब इस सीवेज में क्या क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपके क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग क्या करते हैं, दाल बनी, चावल दाल बनी, सब्जी बनी, वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको भी हम क्या करते हैं, पानी में ही बहा देते हैं उसको भी। हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, कि जितना भी हमारा गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, उन सबको अलग अलग करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। क्या करते, दाल बची उसको पानी में लिक्विड फॉर्म में ही हमने उसको डाल दिया, सब्जी बची उसको लिक्विड फॉर्म में निकाल दिया, तो वो सब जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें इकट्ठा हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर में बहुत चीजें आती हैं, ठीक है, और पैथोजेनिक माइक्रोब्स उसमें क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हैं। अब ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। अगर ये पैथोजेनिक माइक्रोब जो उस सीवेज में मिले हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर में मिले हुए हैं, ये सब क्या करेंगे, हम ही तो इनसे बीमार होंगे, आगे जाकर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और उससे हो जाएगी हमको डिफरेंट टाइप की डिसीज, और फिर हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसलिए इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि सीवेज को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे ये तुम पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पिक्चर, इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं, ये जो इंसान देख रहे हो ना, ये आदमी जो इसके खड़ा है अंदर, ये बेटा बहुत बड़े बड़े सीवर है, ठीक है। इनमें ये इतने बड़े होते हैं, मैनसोल बोलते हैं इनको, कि इतने बड़े होते हैं कि इसमें पूरा का पूरा आदमी उतरता है, ठीक है, पूरा का पूरा आदमी उतर जाता है, और
अगर इसमें ये पानी भी ना हो ना तो इसमें बहुत स्पेस होता है, मतलब आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है, गाड़ियाँ चल सकती हैं, इतना स्पेस इसके अंदर होता है। यह बेटा सीवर है, ठीक है, इनको मैनसोल बोलते हैं। और इन सीवर को, इनको, इन सब को साफ करने के लिए भी तो कौन आता है, इंसान ही तो साफ करेंगे इसको। तो देखो इन सीवर में किस तरीके से ये बंदा अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें ही पानी में, जिसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो इनकी सफाई भी इंसान ही करता है, ठीक है। इनकी सफाई अगर ना हो तो देखो क्या होगा, नालियाँ बंद हो जाएंगी, डिफरेंट टाइप की डिसीज कोज हो जाएगी और हम बीमार होंगे। तो इनकी साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। तो ये इंसान ही तो है जो इसको सफाई भी हम लोग ही करते हैं, हम जैसे इंसान ही इन लोग इसकी सफाई भी करते हैं। तो ये थी बेटा आपकी सीवेज की डेफिनेशन कि सीवेज आखिर क्या है। चलो आगे चलें। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इन द रिवर। दिस ट्रीटमेंट इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STP बोलते हैं। ओके, देखो सीवेज, मैंने तुम्हें बताया कि सीवेज में क्या है, बहुत सारे क्या है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी इन्वॉल्व है। अगर उसको हम ऐसे ही, उस पानी को हम ऐसे ही रिवर में छोड़ देंगे तो जो हमारी साफ रिवर है, हमारी साफ नदियां हैं, उनका पानी भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, सारा इन्फेक्टेड होगा। क्या होगा, उसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स चले जाएंगे और पानी हो जाएगा गंदा। और गंदा पानी अगर हम यूज करेंगे तो हम हो जाएंगे बीमार। तो क्या होगा, सीवेज को हम उस गंदे पानी को रिवर में नहीं छोड़ सकते, उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा बाय सीवेज ट्रीटमेंट। तो क्या करेंगे हम, सीवेज शुड बी ट्रीटेड, पहले इसको ट्रीट किया जाता है, छोड़ने से पहले नदियों में, छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। और इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये STP, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, तो उसको STP बोलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इन पर भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको जो पानी को ट्रीट किया जा रहा है साफ करने के लिए, उसको जिसमें जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। देखो यहाँ पिक्चर में मैं तुम्हें यही दिखा रही हूँ, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, ये बेटा इसमें यही दिखा रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से लगाए जाते हैं। और यहाँ पर भी ये जो हो रहा है ना, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है पानी का। यहाँ पर देखो ये जो देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये क्या हो रहा है, ये पानी में ये इसको फिल्टर कर रहे हैं पानी को, ठीक है। तो ये इस तरीके से बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और इनमें पानी को साफ किया जाता है। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। भाई ये जो प्रोसेस है, इतना बड़ा प्लांट, भाई प्लांट की यहाँ पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही है कि प्लांट का मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है। प्लांट का मतलब है इतनी बड़े प्लांट होते हैं कि उसमें इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के, मतलब बहुत बड़े तौर पर उनको लगा दिया जाता है, इसलिए उनको प्लांट बोला है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस को कैसे करते हैं ये देख लो। देखो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट सेंटर। सबसे पहले उस पानी को ट्रीटमेंट सेंटर में लाया जाता है बाय पाइप, पाइप के थ्रू ट्रीटमेंट सेंटर में लेकर आएंगे। और ये हो रहा है यहाँ पर स्क्रीनिंग स्टेज। स्क्रीनिंग स्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी को फिल्टर किया जाएगा। ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा पानी का। इसमें बहुत बड़े बड़े सीव लगे होते हैं, छन्नी जैसे, उनको छाना जाता है। जैसे हम घरों में आटा छानते हैं तो जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आ जाती है और साफ आटा नीचे आ जाता है, उसी तरीके से इसमें भी फिल्ट्रेशन लगे होते हैं, सीव लगे होते हैं कि उस पानी को साफ करने के लिए छाना जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है। और फिर ये पानी आ जाता है तुम्हारा यहाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज हो जाती है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज आती है, और देन जो पानी है वो फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज में पहुंच जाता है। ये जो इसमें तुम ये देख रहे हो ना चैम्बर बने हुए हैं, ये बहुत बड़ा होता है बेटा। ये तो पिक्चर में दिखाया है, वैसे अगर तुम इसको नेचुरली प्रैक्टिकली कभी देखोगे तो ये इसमें जो चैम्बर है, ये वाले चैम्बर, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें पहले इसमें पानी फिल्टर होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ये पानी फिल्टर होगा कहीं प्रोसेस में। और उसके बाद ये पानी आ जाएगा तुम्हारा फाइनल ट्रीटमेंट के लिए। और अब तुम इस पानी को, फिल्टर्ड पानी को, इनटू रिवर, नदियों में छोड़ सकते हो, क्योंकि पानी हो जाएगा तुम्हारा साफ, ठीक है, ताकि हमारा साफ पानी भी गंदा नहीं होगा। जब पानी पहले ही फिल्टर हो चुका है, हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया है, तो पानी साफ हो चुका है, और उसको अब आप अपने रिवर में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रिवर में छोड़ सकते हो।
चलो अब इस प्रोसेस को, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज कैसे होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज क्या है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट, चलो प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस स्टेप इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल और लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें जो फिजिकल रिमूवल, भाई फिजिकल रिमूवल का मतलब क्या होता है, फिजिकल रिमूवल का मतलब क्या है, जो भी फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपका पानी में पॉलीथीन है, जो भी आपकी फ्लोटिंग डिब्रेस हैं आपके, बेसिकली लोग करते क्या हैं, जब लोग क्या करते हैं, जो भी गंदगी होती है उसी को पानी में इन्वॉल्व कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं। अब जैसे हमारे पॉलीथीन बैग हैं, सबसे ज़्यादा तुम्हें पॉलीथीन बैग मिलेंगे, फूल मिलेंगे, लोग पूजा करने जाते हैं और पूजा कर श्रद्धा के नाम पर करते क्या है कि पंडित जी ने कहा है कि इनको पानी में डालना है, पानी में प्रवाहित करना है, तो हमारे जो पूजा के भी फूल होते हैं हम वो भी पानी में, गंगा जी में ही प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो ये गंदगी भी कौन कर रहा है, ये गंदगी भी हम ही लोग कर रहे हैं। तो हमें इसके प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ये सब गलत है, इससे हमारी जो साफ रिवर है वो गंदी हो रही हैं, और उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस करना पड़ रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगर हम लोग अवेयर हों और ये सब ना करें तो हमारी रिवर गंदी ही क्यों हो। इसलिए हमें ये सब जो हम करते हैं ये नहीं करना चाहिए कि पॉलीथीन भी पानी में डाल दिया, फ्लावर्स भी पॉलीथीन उसमें डाल दिया, गंदगी इकट्ठी हो गई। तो चलो अब यहाँ देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट आखिर है क्या। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी तुम्हारा फिजिकल रिमूवल है उसको, जो हमें दिखाई दे रहा है लार्ज, जो आपके लार्ज है, लार्ज फिजिकल रिमूवल है उनको निकालते हैं, और जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको भी किसकी थ्रू निकाल रहे हैं, फिल्ट्रेशन, उनको फिल्ट्रेशन बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन उनको अलग कर देते हैं, और सेकंड में हम उनको कर देते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू जितना भी तुम्हारा ग्रिट है, जितने भी तुम्हारे ग्रिट है, ग्रिट में क्या आता है तुम्हारा सोइल, स्मॉल पेबल्स, ये सब क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग डिब्रेस में तो हमने क्या निकाला, जितनी भी आपकी पॉलीथीन है, फ्लावर्स है, ये सब ऊपर आ गए, और सिक्वेंटल फिल्ट्रेशन करते हैं। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, 1 by 1 प्रोसेस, एक बार किया फिर 2 बार किया, तो उसको कहते हैं बेटा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जितने भी आपके फिजिकल रिमूवल है वो तो सारा आपका फ्लोटिंग डिब्रेस है, वो आपने फिल्ट्रेशन से निकाल लिया। जितना आपका ग्रिट है, ग्रिट में कौन आता है आपका, सोइल है, स्मॉल पेबल्स हैं, वो सब क्या सेडिमेंटेशन के थ्रू सेटल डाउन हो गए, तो उसको हमने सेडिमेंटेशन बोल दिया, और आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, इन सेटलिंग डाउन, सेटलिंग टैंक्स, आपके सेटलिंग टैंक्स में हमने पहले फिल्ट्रेशन किया, जितने भी फ्लोटिंग डिब्रेस हैं उनको अलग किया बाय फिल्ट्रेशन, और फिर सेडिमेंटेशन किया, जो ग्रिट है आपकी वो सब सेटल डाउन हो गई है सेटलिंग टैंक्स में। द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। जो आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सेटल डाउन हो चुका है, नीचे बैठ चुके हैं आपके ग्रिट, स्मॉल पेबल्स, वो सब क्या है, प्राइमरी स्लज। उनको हम बोलेंगे, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू जो नीचे बैठ चुका है हमारा ग्रिट, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। जो आपका जो ऊपर का जो सुपर पानी हमें मिला है, सुपरनेटेंट फॉर्म में जो हमें वाटर मिल चुका है, उसको बोलेंगे एफ्लुएंट। ठीक है, द एफ्लुएंट इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो ये हमारा एफ्लुएंट हमें मिला है, जो हमें सुपरनेटेंट फॉर्म में मिल चुका है, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। हमने क्या किया, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिजिकल रिमूवल किया, बाय फिल्ट्रेशन किया, जो भी आपका फ्लोटिंग डिब्रेस है उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाला, जो आपका ग्रिट है, सोइल है, स्मॉल पेबल्स है, उसको हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाल नीचे बैठा दिया, सेटल डाउन कर दिया। अब जो सेडिमेंटेशन हुआ में जो हमें मिला, हमारा जो पानी जो नीचे सेटल डाउन हो चुके, उनको हमने बोला, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें हैं, कि हम जो सेडिमेंटेशन हुआ उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और जो पानी हमें ऊपर मिल चुका है, सुपरनेटेंट वाटर जो हमें मिला है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। द एफ्लुएंट इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो हमें एफ्लुएंट्स मिला है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखो डायग्राम,
द प्राइमरी ट्रीटमेंट, हमने यहाँ क्या क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर ये जो ये देख रहे हो ना, ये लगी है बेटा स्क्रीन, यानी कि ये पानी यहाँ से आया और ये यहाँ ये लगा है फिल्ट्रेशन, ठीक है। स्क्रीन जो लग रहा है ना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यहाँ पानी फिल्टर हो रहा है, ठीक है। फिर फिल्टर होने के बाद जो हमारा फ्लोटिंग डिब्रेस है वो बाहर रह गया और पानी चला गया आपका अंदर चैम्बर में। और जो ग्रिट है आपका, ग्रिट चैम्बर का मतलब ये है कि जितना भी आपका ग्रिट है, सोइल है, स्मॉल पेबल्स है, वो सब सेटल डाउन हो गए और सुपरनेटेंट फॉर्म में जो पानी आया वो आ गया आपका ऊपर इस चैम्बर में, सेडिमेंटेशन हो गया और नीचे जो है आपका वो सब सेटल डाउन हो चुका। सेडिमेंटेशन से अब जो हमें मिला है उसको हमने बोला एफ्लुएंट, ठीक है। अब ये एफ्लुएंट हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ओके, देखो जो प्राइमरी एफ्लुएंट हमें मिला, किससे, प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हमें एफ्लुएंट मिला उसको अब हमने आगे भेजा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी इस पानी को कैसे ट्रीट किया जाएगा और साफ करने के लिए, कि पानी बिल्कुल साफ हो जाए और उसे हम रिवर में छोड़ दें, उसमें हम कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले द प्राइमरी एफ्लुएंट इज टेकन टू एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टिनेंटली मैकेनिकली एयर इज पंप्ड इनटू इट पीरियोडिकली। ओके, जितना भी एफ्लुएंट हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में मिला था उसको हम क्या करेंगे, एरेशन टैंक में ले जाएंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि इसमें हमने पहले क्या किया फिर क्या हुआ, ये सब ध्यान रखना। तो प्राइमरी एफ्लुएंट अब क्या हो रहा है, एरेशन टैंक में जा रहा है, जहां पर होगा इस पानी का क्या, मैकेनिकली इसको यूज किया जाएगा। भाई देखो, जब पानी आपका जा चुका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए तो अब इस पानी में मैकेनिकल प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस होने स्टार्ट होने का मतलब यह है कि इसमें एयर पंप की जाएगी, ठीक है। एयर को पंप किया जाएगा, एयर पंप की जाएगी और इसमें जो मैकेनिकल हो रहा है ना, इसमें रोटेटर लगे होते हैं। ये जो तुम डायग्राम में देख रहे हो ना, ये रोटेटर लगे हैं, टरबाइन लगे हैं। जैसे ही इसमें पानी की एंट्री होगी ये टरबाइन चलने स्टार्ट हो जाते हैं और चर्निंग होती है, पानी की चर्निंग होने स्टार्ट हो जाती है। वाटर को चर्निंग किया जाता है, मैकेनिकली एजिटेटेड किया जाता है और उसकी चर्निंग की जाती है। जो टरबाइन इसमें देख रहे हो ना, रोटेटर, ये लगे हैं और इसमें एयर पास की जाती है, ठीक है। एयर क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें होगी एरोबिक, जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे हमारे, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसमें पानी को पीरियोडिकली भेज दिया जाता है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, मैकेनिकल एजिटेशन होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, टरबाइन लगे हैं और वो घूमने स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें एयर को भी पंप किया जाएगा। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया की बात हो रही है, हमने दो तरीके के रेस्पिरेशन करे हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। और इसमें हम क्या छोड़ रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसमें ऑक्सीजन टाइम टू टाइम ऑक्सीजन को भी पंप किया जाता है। टाइम टू टाइम इसमें हम ऑक्सीजन को पंप करते रहते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो इक्वली डिवाइड हो चुके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए इसमें हम एयर को भी पंप करते हैं। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का क्लैरिफिकेशन इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है बेटा। ये जो टरबाइन लगे हैं ये सब इसमें घूम रहे हैं। चलो नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें आगे क्या होता है। A large number of aerobic heterophytic microbes grow in the aeration tanks to form flocs. फ्लोक्स क्या है, अब ये देखो फ्लोक्स को डेफिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगी कि फ्लोक्स क्या होते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इसमें हम एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं। एरोबिक यानी कि उनको भी रेस्पिरेशन करना है, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक हेटेरोफिक माइक्रोब्स ग्रो इन द एरेशन टैंक्स टू फॉर्म फ्लोक्स। अब क्या हुआ, जब हमने इसमें पानी को चर्निंग किया, मैकेनिकल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो इसमें बेटा क्या होता है, फ्लोक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ठीक है, मतलब माइक्रोब जो है वो ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने के साथ साथ जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो उसमें एक फ्लोक्स बन जाता है। अब देखो समझो कि फ्लोक्स क्या है, बेसिकली इसमें यह है कि माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं और एक फोम बन जाती है नीचे, उसको बोलते हैं फ्लोक्स। तो ये फ्लोक्स क्या है, देखो समझने की बात यहाँ ये है कि फ्लोक्स क्या होते हैं बेटा। फ्लोक्स होते हैं माइक्रोब्स के गुच्छे। क्या होते हैं,
माइक्रोब्स के गुच्छे, उनको हम बोलते हैं फ्लोक्स। भाई जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है तुमने, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें अंगूर एक दूसरे से क्या होते हैं, टच होते हैं और एक फोम बन जाती है, हम क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा। उसी तरीके से जो फ्लोक्स होते हैं ये भी अपने आप में एक दूसरे से टच वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और बना लेते हैं गुच्छे, और माइक्रोब के उन गुच्छों को हम बोलते हैं फ्लोक्स। और बेसिकली ये फ्लोक्स है क्या, भाई जैसे हम लोग बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉल मान लो नाली में जा गिरी, नाली में चली जाती है, तो उस बॉल को आप निकाल रहे हो, जब आप वो बॉल निकालते हो तो आपके जिस भी डंडी से या जिस भी चीज से आप उसको निकाल रहे हो तो उस डंडी पर एक काला काला सा काली हो जाती है तुम्हारी डंडी, ठीक है, तुम्हारा बैट है, तुम्हारा तुम्हारा डंडा है, वो जो भी जिस भी चीज से तुम निकालोगे वो जो पार्ट नाली में गया वो उतना ही पार्ट काला काला सा हो जाता है। तो बेटा जो जो काला काला लिक्विड टाइप जो तुम्हारे बैट में लग चुका है वो ही फ्लोक्स है। पहले तो ये जो फ्लोक्स होते हैं ना ये काले काले हो जाते हैं और एक दूसरे में इन्वॉल्व होकर गुच्छे बना लेते हैं, ठीक है, जो काला लिक्विड टाइप तुम्हारे बैट में लगा वो ही फ्लोक्स होता है, ठीक है, और ये गुच्छे बना लेते हैं, ठीक है। देखो फ्लोक्स आर माइक्रोबियल मास फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर, मैंने क्या बोला था, ये हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं बाय फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, और एक दूसरे में इन्वॉल्व होकर बना लेते हैं एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक फॉर्म बन गई जिसको हमने नाम दिया मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे में हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं और इसमें मिलता है तुम्हें फंगल फिलामेंट्स। इसमें बेटा जो होता है ना आपको जब ये माइक्रोब के जो गुच्छे होते हैं इनमें फंजाई होता है, फंजाई और फंगल फिलामेंट होते हैं, और इन फ्लोक्स में जो इंपॉर्टेंट फंजाई होता है वो होता है तुम्हारा ग्लोमस, ग्लोमस जो आगे जाके माइकोराइजा भी बनाता है, ठीक है। और जब ये इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने मैच लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स डाइजेस्टेड, द माइक्रोब कन्वर्ट इनटू माइक्रोबियल मास एंड रिलीज द मिनरल्स। ओके, देखो क्या होता है, जैसे ही ये मैच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और क्या करते हैं, अब जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर उनके पास है ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट कैसे करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट और एक बायोमास में कन्वर्ट कर लेते हैं और रिलीज करते हैं मिनरल्स। अब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आप उनके पास होता है, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनके पास, ये उसको खाते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। द माइक्रोब्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोबियल बायोमास एंड रिलीज द मिनरल्स, और मिनरल्स को रिलीज कर देते हैं। भाई माइक्रोबियल एक्टिविटी चल रही है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ये उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं उसको और डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होगा, उसमें रिलीज द मिनरल्स, मिनरल्स को रिलीज करते हैं। ओके नेक्स्ट, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब जो ऑर्गेनिक मैटर जो एरोबिक हमारे बैक्टीरिया हैं वो जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बीओडी। देखो छोटी छोटी बातें हैं, बीओडी की भी तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बीओडी का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोला मैंने, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको जो फुल फॉर्म है बीओडी की, इसको याद रखना कि इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर रिड्यूस टू अबाउट 10 to 15% ऑफ रो सीवेज। अब क्या होगा, भाई ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया जो है हमारे एरोबिक बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो तो क्या होगा, हमारा जो बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है 10 to 15%, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो वाटर इज, अब क्या होगा, अब इस पानी को वाटर इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक्स अंडरगो सेडिमेंटेशन। अब क्या होगा, जितने भी हमारे जो उन्होंने डाइजेस्ट करा, हमारा बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और इसको अब सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर बैक्टीरियल फ्लोक्स जो होते हैं वो बाकी जो बैक्टीरियल फ्लोक्स है वो सेडिमेंटेशन के थ्रू यानी सेटल डाउन हो जाते हैं। अब जरा बीओडी को अच्छे से समझो कि बीओडी आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन समझो कि क्या होता है बीओडी।
BOD refer to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। देखो, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमारे एरोबिक बैक्टीरिया को। भाई उस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एक लीटर पानी में जितना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनको भी तो रेस्पायर करना है। अब सोचने की बात है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों? भाई ऑक्सीजन उनको इसलिए चाहिए कि वो भी तो एरोबिक है ना, जिंदा है वो, उनको भी तो रेस्पायर करना है, वो भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी तरीके इसलिए उसमें हम ऑक्सीजन को पास कराते हैं, ऑक्सीजन पंप की जाती है उसमें, एयर पंप की जाती है उसमें। ठीक है, उसमें एयर को पंप किया जाता है। अब 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को उतनी ही ऑक्सीजन भी चाहिए। यानी कि 1 लीटर पानी में जितने भी 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उसको हम कहते हैं BOD। ये थी तुम्हारी BOD की डेफिनेशन कि BOD आखिर क्या होता है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान में रखना कि BOD का क्या मतलब है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जितना भी हमारा पानी था उसमें जो सेडिमेंटेशन के थ्रू जितना फ्लोक्स था वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है। तो क्या होगा, द सेडिमेंट फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो हमने फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा था उसको हमने क्या कहा था? प्राइमरी स्लज। और अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं जो दूसरा जो फ्लोक्स सेटल डाउन हो चुके हैं और सेटलिंग टैंक्स में जो फ्लोक्स सेटल डाउन हो चुके हैं, नीचे आ चुका है हमारा मटेरियल, उसको अब हम कहेंगे सेटलिंग टैंक में एक्टिवेटेड स्लज। भाई इसको एक्टिवेटेड स्लज ही क्यों बोला? क्योंकि एक्टिव जो माइक्रोब्स उसमें हैं वो एक्टिव हैं, वो जिंदा हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ओके, अब क्या करेंगे हम? अ पार्ट ऑफ इट इज प्रिज्यूम्ड एज इनोकुलम इन एरेशन टैंक्स। अब जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो सारे तो नहीं मरते ना, तो जो बचे हुए हम थोड़ा सा हमारे पास जो माइक्रोब बचा हुआ है उसी को हम एरेशन टैंक्स में डिलीवर कर देते हैं। थोड़ा सा, जैसे तुम दही बनाने में क्या यूज कर दे, सम अमाउंट ऑफ दही, यानी कि 1 चम्मच दही से ही बहुत सारा दही बन जाता है, उसमें लाखों करोड़ों लैक्टिक एसिड होते हैं हमारे, हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस जो होता है ना वो होता है। वही प्रोसेस इसमें यूज किया जा रहा है कि जो माइक्रोब है वो सारे तो नहीं मरते, उसमें से थोड़ा सा इनोकुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा इनोकुलम हम अब ले लेते हैं सम अमाउंट में और उसको एरेशन टैंक्स में वापस डाल देते हैं ताकि माइक्रोब बनते रहें। द रेस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड इनटू अ लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब क्या हुआ, जो एक्टिवेटेड स्लज हमने पास किया था उस टैंक में उसको कहेंगे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। उसको अब हम जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम भेज देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। हमने क्या किया, थोड़ा सा इनोकुलम लिया, यानी कि थोड़े से बैक्टीरिया की क्वांटिटी को एरेशन टैंक में भेजा, इसलिए ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी चलती रहे। ठीक है, अब इसको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया। Anaerobic microbes digest the organic mass as well as aerobic microbes of the sludge। अब क्या हुआ, देखो पहले तो माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करा, फिर उनको डाइजेस्ट किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, एरोबिक माइक्रोब जो होते हैं ये एनारोबिक माइक्रोब्स उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं ये एरोबिक माइक्रोब को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इनको पचाते हैं, खा लेते हैं उनको। ठीक है, डाइजेस्ट कर रहे हैं उनको और उनको फर्दर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मास एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स, यानी कि जो एरोबिक माइक्रोब्स है उनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स ऑफ द स्लज, जो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स हैं स्लज में उनको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है बेटा, यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है ना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर। अब जब ये मिक्सचर, अब जो हमारे जो माइक्रोब्स है, जितने एरोबिक माइक्रोब्स जो बचे हुए हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जब एनारोबिक माइक्रोब्स इनको डाइजेस्ट करते हैं
तो वो भी सारे जितने बचे थे, जिंदा थे थोड़े बहुत, वो भी सारे मर जाते हैं और यहाँ से हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो यहाँ स्टार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें मिलती है बायोगैस। अब जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो डाइजेशन करते हैं। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, जब वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस अ मिक्सचर, गैस का एक मिक्सचर हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं मीथेन। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है। फिर होता है तुम्हारा, इसको हम CH4 बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होने लगता है और यहाँ से हमें मिलता है बायोगैस का प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, the gas is formed biogas and can be used as source of energy as it is inflammable. The sludge can be used as manure. Okay, जो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्शन हुआ बायोगैस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया, और उसमें सबसे ज़्यादा बनती है तुम्हारी मीथेन, फिर बनता है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड और बनता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस में जो बनी, इन सब की फॉर्म में मिली हमें क्या, बायोगैस मिलती है हमें यहाँ से। ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये इन्फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होती है। और स्लज कैन बी यूज, और जो बचा हुआ स्लज है, जो स्लज नीचे बैठ गया, जो बच गया, उसको भी नहीं हम लोग छोड़ते, उसका यूज भी हम कैसे कर रहे हैं, मैन्योर के तौर पर। खाद डालते हो ना पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में ग्रो कराने के लिए, अच्छा फूल आए, अच्छा फ्रूट आए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो पेड़ पौधों की, तो उसमें हम क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर डालते हैं। तो जो स्लज हमारा बच चुका है उसको भी हम लोग फेंकते नहीं, उस स्लज का यूज हम करते हैं पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में। तो जो स्लज बच गई है उसको हम क्या करेंगे, मैन्योर के तौर पर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, the effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like river and streams. अब हमारा पानी जो हमने ट्रीट किया है, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, वो अब बिल्कुल प्योर हो चुका है बच्चों, बिल्कुल साफ हो चुका है। उस पानी को आप अपनी नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर और स्ट्रीम्स में छोड़ सकते हो। अब उसमें माइक्रोब्स भी नहीं है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स खत्म हो चुके हैं, सारा ऑर्गेनिक मैटर हमने निकाल दिया है। कैसे, 2 ट्रीटमेंट लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया और पानी हो गया है हमारा बिल्कुल साफ। और अब इस पानी को तुम भेज दो रिवर में, अब कोई डर नहीं है क्योंकि हमने इसको ट्रीट कर दिया है बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP के थ्रू हमने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे नीचे यही दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी की सप्लाई हो रही है ये एक्टिवेटेड स्लज टैंक है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल सेडिमेंटेशन हो गया और यहाँ से पानी को अब तुम गंगा में भेज सकते हो, नदियों में छोड़ सकते हो। पानी को हमने ट्रीट कर दिया, बिल्कुल साफ पानी हो चुका। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि भाई और इजी लैंग्वेज में चैप्टर को पढ़ाना है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ये जो हम बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ, हो सकता है वो किसी और के भी काम आ जाए, तो उसको शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि हमें एनर्जी मिले। ठीक है बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट देखो, अब हमारा पानी साफ हो चुका है, उस पानी को हमने रिवर में छोड़ दिया है। ठीक है, पर हमारी सरकार ने 2 प्लान बनाए जिसमें उन्होंने कहा कि जिससे हमारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूटेड ना हो। क्या बनाए, रिवर एक्शन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम ध्यान रखना। ठीक है, रिवर एक्शन प्लान क्या होता है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान बनाया एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अब हमारे जो गवर्नमेंट है उसने 2 प्लान बनाए, रिवर एक्शन प्लान बनाया और गंगा एक्शन प्लान बनाया, ताकि हमारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूटेड ना हो। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, उन्होंने कुछ वो बनाए थे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा होने चाहिए ताकि पानी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाए और उस पानी को, गंदे पानी को हम उसमें नदियों में ना छोड़ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार बोल रही है, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है। और वो चाहते हैं कि हमारी जो गंगा है और यमुना है, हमारे जो रिवर्स हैं
वो पॉल्यूटेड ना हो, इस वजह से उन्होंने ये प्लान बनाए ताकि हमारी जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस का मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से हमारा बायोगैस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बायोगैस बेटा हमारे बहुत काम की है। बायोगैस हमारे हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या दे रही है हमको, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है बायोगैस से। और बायोगैस का प्रोडक्शन बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है गाँव वगैरह में, जहाँ पर कैटल्स लोग पालते हैं दूध के लिए, और दूध के लिए पालते हैं और उनसे उनको बेनिफिट होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना गाँव में, बहुत कैटल वगैरह बैफेलो पालेंगे, काऊ पालेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी इसका डंग होता है ना उसका यूज़ करते हैं बायोगैस के लिए। तो ये अगर तुम्हें प्रैक्टिकली देखना है तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा किसी गाँव के एरिया में, जहाँ पर तुम्हें मिलेगा ये बायोगैस का प्रोडक्शन। Biogas is a mixture of gases produced by the microbial activity and which may be used as फ्यूल। जो बायोगैस है वो गैस का मिक्सचर्स होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलती है, मीथेन मिलती है, और इस मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल, और ये भी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू ही होता है ना सारा प्रोसेस, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। और इस बायोगैस को हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर, जैसे हम लोग अपने घर में गैस यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं फ्यूल के रूप। Bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane। मैंने क्या बोला था, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर कुछ प्रोड्यूस होता है तो वो है तुम्हारी मीथेन, along with कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। These bacteria are collectively called मिथेनोजेंस एंड वन सच एज कॉमन, इनको हम बोलते हैं, अगर मैं इसको कॉमन रूप में बोलूं तो इसको बोलेंगे मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, इसमें क्या हो रहा है, एनारोबिकली, ये एनारोबिकली यानी कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। एनारोबिकली की बात हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल बंद होगा वो। तो यहाँ पर उससे क्या होता है, ये सेल्यूलोसिक मटेरियल जो होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है। एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। आप याद रखना कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है वो मीथेन है आपकी। ठीक है, वो मीथेन है, उसमें साथ में कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन। ठीक है, और इन जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, और इनका जो कॉमन नेम है वो है तुम्हारा मिथेनोबैक्टीरियम। इनके नाम याद रखना, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, these bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। देखो, जो हमारे काऊ हैं, हमारी बेफेलो है, हमारी गोट है, कुछ जो होते हैं ना, रूमन का मतलब होता है वो एनिमल्स जो हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस का मतलब जो हमारा घास खा रहे हैं, घास खाने वाले एनिमल्स, उनको बोलते हैं बेटा रूमन, यानी कि हर्बीवोरस। रूमेंट एनिमल्स बोलते हैं उनको जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास पर डिपेंड है, घास खाते हैं, उनको बोलते हैं। अब इन ह्यूमन में क्या होता है, इनका जो पार्ट है, जो उनका स्टमक होता है ना, ये डिवाइड होता है 4 चैम्बर में। ठीक है, अब अगर हम काऊ का ही एग्जांपल लें तो काऊ में जो उसका स्टमक होता है ये 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट चैम्बर को हम बोलते हैं र्यूमन। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट चैम्बर को हम बोलेंगे र्यूमन। देखो ये है आपका फर्स्ट चैम्बर है आपका र्यूमन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रूमन में इनमें जो होते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और इन बैक्टीरिया को हमने क्या बोला था, मिथेनोजेंस। ठीक है, अ लॉट ऑफ सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रेजेंट in the food of cattle is also present in the rumen। जो आपके जो कैटल है उसका जो स्टमक है वो, क्योंकि वो क्या है, र्यूमन एनिमल है, उसका स्टमक 4 चैम्बर में डिवाइड है, उस चैम्बर को बोला र्यूमन। और र्यूमन में क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया, कौन से, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। इन र्यूमन दिस बैक्टीरिया हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। ये जो बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट है र्यूमन में, ये ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोज का, क्योंकि कैटल है, हमारी काऊ है, बेफेलो, ये क्या खाते हैं, घास ही तो खाते हैं, और घास में सबसे ज्यादा, यानी फूल पत्ते और घास खाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो ये क्या करते हैं, उस सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल
होता है उसमें निभाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो न्यूट्रिशन के लिए उनके बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, ये बायोगैस प्लांट यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, ये देखो मिक्सिंग टैंक, यानी मिक्सिंग टैंक का मतलब है इसमें काउ डंग होगा प्लस वाटर होगा और उसको होमोजीनियस बना देंगे, मतलब बिल्कुल पानी लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर देंगे उसको, ठीक है, इसलिए इसको बोला मिक्सिंग टैंक। ये है इनलेट पाइप, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रही है उसकी, ठीक है, और जो ओवरफ्लो का दिखाया है यहाँ पर गैस कंट्रोल वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिखाई है, ये आउटलेट फॉर बायो, ठीक है बेटा। ये है आपका पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन वॉल, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये इनलेट टैंक है, ये आउटलेट, ठीक है, और ये यहाँ पे हो रहा है आपका डाइजेस्टर टैंक। ये है बेटा बायोगैस का प्लांट, बायोगैस प्लांट। ओके, नेक्स्ट, दस द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। भाई जो हमारी काऊ है, हमारी बेफेलो है, इनका जो एक्सक्रीटा निकल रहा है, डंग निकल रहा है, उसको हम कहते हैं गोबर। भाई गोबर गैस का भी यूज करते हैं लोग। इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, भाई बायोगैस के रूप में उसका जो डंग है उसको यूज किया जाता है, और कॉमनली इसको हम कहते हैं गोबर गैस। जैसे बायोगैस होता है ऐसे ही गोबर गैस का भी यूज किया जाता है, प्रोसेस सेम ही होगा। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्ट टैंक। देखो अब इसका प्रोडक्शन देखो कि भाई हमने इसमें क्या क्या यूज किया। इसमें सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, 10 से 15 फीट का एक डीप वो गड्ढा टैंक ले लेते हैं, इन विच बायोगैस वेस्ट, जो भी आपका बायो वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और स्लैरी ऑफ डंग बना लेते हैं। स्लैरी ऑफ डंग का मतलब ये है कि आपका जो बायो वेस्ट है वो उसमें कलेक्ट कर लिया, और पानी यानी कि डंग प्लस वाटर, डंग यानी कि गोबर प्लस वाटर को मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियस बना देते हैं, स्लैरी ऑफ, जिसे बोलते हैं स्लैरी, ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लैरी। अब जो हमारी स्लैरी बन चुकी है उसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। कवर करने का मतलब है उस पर कुछ ढक्कन वगैरह ऐसे कवर कर देंगे उसमें ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, उसको अच्छे से कवर करेंगे। विच कीप राइजिंग एज द गैस, और उसमें क्या होगा जब हम उसे कवर करेंगे हमारी गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी इन दिस टैंक, यानी कि टैंक में गैस बननी शुरू हुई, माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी, और बायोगैस प्लांट क्या होगा, बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, एक उसमें आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप, एक पाइप से ये एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं टू सप्लाई बायोगैस नियर बी हाउस, और उसमें जो आउटलेट पाइप होता है ना उसके थ्रू ये गैस घरों में भेज दी जाती है, इसलिए ताकि वो कुकिंग के काम में आ सके, खाना बना सके लोग, उससे उसका यूज कर सके। आउटलेट पाइप से उसको लोगों के घरों में सप्लाई कर देते हैं एज अ बायोगैस, और उसका यूज करते हैं लोग कुकिंग में। द स्पेंट सैलरी, जो हमारा बच चुका है स्लैरी, उसको क्या करेंगे, थ्रो अनदर आउटलेट, दूसरे आउटलेट से उसका यूज कर लेते हैं। बचा हुआ जो स्लैरी है, फर्टिलाइजर, भाई गोबर का खाद सुना है तुमने, गोबर खाद भी तो लोग खरीद के लाते हैं ना पेड़ पौधों के लिए, तो जो स्लैरी बच गई वो क्या है, वो गोबर का खाद ही तो है, यानी कि फर्टिलाइजर है, उसे पेड़ पौधों में यूज कर लेते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया वेयर कैटल आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज। भाई जो हमारे गाँव हैं, हमारे जो विलेज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा ये बायोगैस का, जो हमारे गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, भाई इनका जो हमारे कैटल है, इनका जो डंग है सबसे ज़्यादा गाँव में होता है, तो इसलिए बायोगैस का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल, जो इसलिए सबसे ज़्यादा ये जो बिल्ट हुआ वो गाँव वगैरह में ही होता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बायोगैस। भाई बायोगैस, हमारा बायोगैस प्लांट लग चुका है, बायोगैस प्रोड्यूस हो चुकी है, घरों में उसको सप्लाई हमने कर दिया है, तो उसका यूज़ भी देख ले भाई कैसे कैसे होगा। बायोगैस का यूज़ हम कर सकते हैं बेटा कुकिंग के लिए, ठीक है, लाइटनिंग के लिए, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो दो इंस्टीट्यूट हैं जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने इनके नाम दिए हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये ARI है, ये मिलता है तुम्हें पूषा रोड पे दिल्ली में है, ठीक है, और ये जो इनके नाम है ना ये ध्यान में रखना, ठीक है। KVIC का मतलब होता है डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो रही है। इनके शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म जो भी हैं,
जैसे IARI है या KVIC है, इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनको भी ध्यान में रखना। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों को ही ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, देखो अब तक हमने जो जो चैप्टर हमने पढ़े वो पार्ट 1 में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देखो जाकर, ओके। और आगे जो मैं तुम्हें कराने वाली हूँ, जो आगे हम पार्ट इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा वो मैं तुम्हें कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट करेंगे हम, माइक्रोब बायो कंट्रोल एजेंट करेंगे, भाई क्या होते हैं वो एजेंट, कौन कौन से होते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, और माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, ताकि मैं और अच्छे से तुम्हें उस चैप्टर को समझा सकूं। थैंक यू वेरी वेरी